नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुलवाल स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने अनुपात विश्लेषण के लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल कर लिया था और अब बारी है उनके अंकिक प्रश्नों की। तो आज भाग 10 में हम अनुपात विश्लेषण के अंकिक प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपकी पाठ्यपुस्तक का कुछ इस तरीके से है। निम्नलिखित परिस्थितियों में चालू अनुपातों एवं तरल अनुपातों का परिकलन कीजिए। इस प्रश्न के 3 पार्ट थे, A, B और C, लेकिन B पार्ट में कोई ना कोई मिसप्रिंटिंग है, उसमें डेटा पूरे नहीं दिए गए हैं, इसलिए उसे हमने हटा दिया है। क्योंकि जो डेटा दिए गए हैं उससे उत्तर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उसे हटा दिया है और हमने केवल A और C पार्ट को ही शामिल किया है, जो अपने आप में पूरा है। आइए तो इसका A पॉइंट देखते हैं। आपको निकालने हैं कौन कौन से रेशो, चालू अनुपात और तरल अनुपात। इन दोनों अनुपातों की आपको गणना करनी है। तो आपको जो डेटा दिए गए हैं उसमें एक तो दिया गया है करंट लायबिलिटी 48,000, इन्वेंट्री स्टॉक आपको दिया गया 78,000 और वर्किंग कैपिटल दी गई है 96,000। आप सभी जानते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जब चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाया जाता है तो कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल निकल कर आती है। कार्यशील पूंजी का अर्थ होता है चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का अंतर। आइए तो हम अगर करंट रेशो की बात करें तो हमें करंट असेट्स चाहिए और इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री के अलावा और कोई करंट असेट्स नहीं दे रखी है, लेकिन आपको करंट लायबिलिटी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल दे रखी है। तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से हम करंट असेट्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल जो दी गई है स्टूडेंट्स, वो दी गई है 96,000। करंट असेट्स नहीं है, इन्हें आप यूं का यूं लिख दें। करंट लायबिलिटीज आपको दी गई हैं क्वेश्चन में 48,000। इसे सॉल्व कर लीजिए। करंट असेट्स हो जाएगी 96,000 प्लस 48,000। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये वैल्यू निकलकर आ जाएगी। तो करंट असेट्स आपकी हो जाएगी 1,44,000। ये पक्षांतरण कर आप इसे हल कर लें आप अपने हिसाब से। तो ये करंट असेट्स की वैल्यू आ रही है 1,44,000। अब मुझे बार बार ये पक्षांतरण की चीजें समझाने की जरूरत नहीं है। करंट असेट्स की वैल्यू निकल कर आती है 1,44,000। साथ ही साथ हम यहां पर लिक्विड असेट्स भी निकाल लेते हैं। लिक्विड असेट्स कैसे निकलती है? यदि आप अपनी करंट असेट्स में से क्या घटा दें, इन्वेंट्री घटा दें, तो 1,44,000 में से आपको है 78,000 की इन्वेंट्री। तो आपका जो स्टॉक का वैल्यू निकल कर आएगा वो लिक्विड असेट्स का जो वैल्यू निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, लिक्विड असेट्स जो है करंट असेट्स में से इन्वेंट्री घटाने के बाद निकलेगी। तो जो करंट असेट्स है वो आपने 1,44,000 मालूम की है और जो इन्वेंट्री है वो 78,000 प्रश्न में दी गई है। तो जब करंट असेट्स में से आप इन्वेंट्री को अलग करते हैं तो आपकी लिक्विड असेट्स निकल कर आती है 66,000। आइए अब दोनों रेशो निकाल लेते हैं। फर्स्ट रेशो करंट रेशो, जिसका सूत्र है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स 1,44,000 और करंट लायबिलिटीज जो कि क्वेश्चन में दी गई है 48,000। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर निकल कर आता है 3:1। दूसरा रेशो लिक्विड रेशो, जिसका सूत्र है लिक्विड असेट्स, जो प्रश्न में नहीं दी गई है लेकिन आपने मालूम कर ली है। आप सभी जानते हैं कि जब करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो जो बाकी असेट्स बचती हैं वो लिक्विड असेट्स बचती हैं। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, केवल इन्वेंट्री है। तो हमारी करंट असेट्स 144 में से हमने इन्वेंट्री 78,000 को लेस करके 66,000 की जो है वो लिक्विड असेट्स निकाली है अपॉन करंट लायबिलिटीज। और जब हम इसे हल करते हैं तो लिक्विड एसेट्स हमारी निकल कर आती हैं, निकल कर आई है 66,000।
करंट लाइबिलिटी 48,000, 1.375:1 के आसपास आपका उत्तर निकल कर आता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके बी पॉइंट की, सी पॉइंट की। आपको करंट असेट्स 2 लाख दे रखी है, आपको क्रेडिटर्स 10,000 दिए हुए हैं, आपको करंट लायबिलिटीज 80,000 दी गई है। ये बात मैंने पहले भी बताई है और बार बार समझा रहा हूं कि जब करंट लायबिलिटीज दी हुई है, करंट लायबिलिटीज के आगे अदर शब्द नहीं लगा हुआ है, करंट लायबिलिटीज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरी करंट लायबिलिटी है। तो ये क्रेडिटर आपको यूं ही दिया गया है क्योंकि करंट लायबिलिटी शब्द का मतलब ये है कि उसमें क्रेडिटर पहले से ही शामिल है। तो एक सावधानी ये रखिएगा कि आपको क्रेडिटर अलग से इसमें ऐड नहीं करने। हां, अगर यहां पर अदर करंट लायबिलिटी लिखा हुआ होता तो आपको क्रेडिटर इसमें ऐड करने होते। इन्वेंट्री आपको दे रखा है 60,000। चलिए, इसमें कोई भी चीज आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो रेशो निकाल लेते हैं। फर्स्ट इन्होंने पूछा है करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटीज 80,000 जो कि सब क्वेश्चन में अवेलेबल है। ये आता है 2.5:1। अब अगर बात की जाए तो आपको निकालना है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो की बात करें तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको करंट लायबिलिटीज के साथ साथ क्या निकालनी होगी, लिक्विड असेट्स। और लिक्विड असेट्स फिर वही बात कि आपको इन्वेंट्री करंट असेट्स में से लेस करनी होगी। तो पहले निकालते हैं लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट असेट्स कितनी, 2 लाख, और इन्वेंट्री कितनी, 60,000, जैसा कि प्रश्न में डेटा दिया गया है। अब 2 लाख में से 60,000 को लेस करेंगे आप तो ये वैल्यू निकल कर आती है 1,40,000। अब निकाल लीजिए आप लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स की बात की जाए तो 1,40,000 और करंट लायबिलिटीज की बात की जाए तो वो आपको दे रखी है 80,000। तो आपका आंसर जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1.75:1। इसी के साथ आपके प्रश्न संख्या 1 का ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2, जिसके 2 पार्ट दिए गए हैं। एक कंपनी के चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज 4 लाख रुपए है, इसका चालू संपत्तियां 2.5:1 है। इसका चालू अनुपात कितना है, 2.5:1 है तथा तरल अनुपात 1.5:1 है। आपको करंट रेशो दिया है, आपको लिक्विड रेशो दिया है और साथ ही साथ आपको करंट लायबिलिटीज भी दी है। और आपसे क्या क्या पूछा है, चालू संपत्तियां करंट असेट्स, तरल संपत्तियां लिक्विड असेट्स और साथ ही साथ आपको निकालना है स्टॉक। तो आइए क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको करंट लायबिलिटीज 4 लाख, करंट रेशो 2.5:1 और लिक्विड रेशो 1.5:1। तो इन अनुपातों की सहायता से और करंट लायबिलिटीज की सहायता से हम लिक्विड असेट्स और करंट असेट्स निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे। करंट रेशो आप सब जानते हैं कि करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये दिया हुआ है आपको 2.5/1 और करंट असेट्स तो आपको नहीं दी गई है तो इसे आप CA लिख दें और ये आपको दे रखी है 4 लाख। और अब CA का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा,
4 लाख को किससे गुणा कर देंगे? बज्र गुणा की दृष्टि से ये हो जाएगा 2.5, तो ये वैल्यू आती है 10 लाख। अब बात करते हैं लिक्विड एसेट्स की। तो लिक्विड एसेट्स के लिए हमें लिक्विड रेशो दे रखा है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये दे रखा है 1.5 अपॉन 1 लगा दें। आपके पास लिक्विड एसेट्स नहीं है, इन्हें लिक्विड एसेट्स ही लिख दें। और करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 4 लाख। और अब इसकी सहायता से इसको बहुत आसानी से हल कर लिया जाएगा। लिक्विड एसेट्स जो होगी वो हो जाएगी 4 लाख इंटू 1.5 मतलब कि 6 लाख। अब आपको करंट एसेट्स आपकी पता चल चुकी है 10 लाख रुपए, आपको लिक्विड एसेट्स पता चल चुकी है 6 लाख रुपए। साथ ही साथ इन्होंने स्टूडेंट्स आपसे पूछा है स्टॉक। तो ध्यान कीजिएगा, जब करंट एसेट्स में से आप स्टॉक को घटा देते हैं तो लिक्विड एसेट्स निकल कर आती है। तो जब करंट एसेट्स में से आप लिक्विड एसेट्स को घटा देंगे तो स्टॉक निकल कर आ जाएगा। तो स्टॉक का यहां पर हम फॉर्मूला बनाएंगे। स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी आपने मालूम की है 10 लाख, लिक्विड एसेट्स कितनी आपने मालूम की है 6 लाख। और जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आता है 4 लाख। तो आपके स्टॉक की वैल्यू होगी 4 लाख। तो आपके तीनों उत्तर हुए, करंट एसेट्स 10 लाख, लिक्विड एसेट्स 6 लाख और स्टॉक हुआ 4 लाख। अब बात करते हैं इसके बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट में इन्होंने क्या क्या पूछा है? फिर से आपको चालू अनुपात दिया है 2.5:1, तरलता अनुपात आपको दिया है 1.6:1 और आपको इस बार दी है वर्किंग कैपिटल। आपको करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज ना देकर वर्किंग कैपिटल दी है 90,000। तो चालू संपत्तियां, चालू दायित्व और स्टॉक का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न हमने पहले भी सॉल्व किया है। और आइए बात करते हैं इसके आगे। आपको करंट रेशो 2.5:1 दिया हुआ है, आपको लिक्विड रेशो 1.6:1 दिया हुआ है और आपको वर्किंग कैपिटल दी गई है 90,000। तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल थी और CL थी, तो हमने इस फॉर्मूले में अमाउंट्स को रखकर और करंट असेट्स फाइंड आउट कर ली थी। लेकिन यहां पर यह प्रश्न ऐसे नहीं होगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल 90,000 है, लेकिन ना हमारे पास CA है और ना ही हमारे पास CL है। तो ऐसा क्वेश्चन फिर किससे सॉल्व होगा? ऐसा क्वेश्चन रेशो से सॉल्व होगा। यहां पर आपको यह देखना है कि आपकी करंट असेट्स 2.5 है तो करंट लायबिलिटीज 1 है, तो अनुपात में जो कार्यशील पूंजी है वो 1.5 है या नहीं है? क्योंकि CA माइनस CL। अमाउंट में तो वर्किंग कैपिटल 90,000 है, लेकिन अनुपात की दृष्टि से बात की जाए तो अनुपात में कितनी है? अनुपात में वर्किंग कैपिटल 1.5 है। क्यों? क्योंकि आपकी करंट असेट्स 2.5 है और करंट लायबिलिटीज 1 है। तो आइए इसे इसी तरीके से लिखते हैं। 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू आपकी वर्किंग कैपिटल आती है 1.5। अब देखिएगा, जब आपकी वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो आपकी करंट असेट्स 2.5 है। तो जब आपकी वर्किंग कैपिटल 90,000 है तो करंट असेट्स होगी, ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी हल कर चुके हैं। करंट असेट्स इज इक्वल टू 90,000 इंटू 2.5 अपॉन 1.5। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये निकल कर आता है आपका वैल्यू 1.5 लाख। आगे अगर बात करें तो आपने क्या निकाल लिया? करंट असेट्स निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज की अगर बात करें तो करंट लायबिलिटीज भी बिल्कुल उसी तरह से निकलेगी।
ऊपर 1 नीचे 1.5, क्योंकि करंट लायबिलिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आती है वैल्यू 60,000। लिक्विड रेशो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लिक्विड रेशो की सहायता से ही निकाल लें। लिक्विड रेशो आपको दे रखा है 1.6:1, जिसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशो 1.6, लिक्विड असेट्स आपको पता नहीं है तो इन्हें लिक्विड असेट्स ही लिख दें, और करंट लायबिलिटीज अब आपको मालूम चल चुकी है कितनी है, 60,000। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो लिक्विड असेट्स निकल कर आती है 60,000 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 96,000। अब आपको करंट असेट्स पता चल चुकी है जो कि है 1,50,000, आपको करंट लायबिलिटीज पता चल चुकी है जो कि है 60,000, आपको लिक्विड असेट्स भी पता चल चुकी है जो कि है 96,000। तो स्टॉक कैसे निकलेगा, जब आप अपनी करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स को लेस कर देंगे। तो आपकी करंट असेट्स कितनी है, 1,50,000, और आपकी लिक्विड असेट्स कितनी है, 96,000। तो 1,50,000 माइनस 96,000, तो आपका स्टॉक का वैल्यू होगा 54,000। स्टॉक इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स की बात की जाए तो करंट असेट्स है 1,50,000, लिक्विड असेट्स की बात की जाए तो वो आपने मालूम की है 96,000। तो आपका स्टॉक का वैल्यू निकल कर आता है 54,000 रुपए। ये आपका प्रश्न संख्या 2 पूरा हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। गर्ग लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से परिकलित कीजिए। पहला अनुपात ऋण समता अनुपात यानी कि डेप्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट या टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज ऊपर और शेयर होल्डर फंड अपॉन में। प्रॉपर्टी रेशियो स्वामित्व अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, यानी तीनों तरीके के आपको जो है शोधन क्षमता अनुपातों की गणना करनी है। मूर्त संपत्तियां टेंजिबल असेट्स आपको 3 लाख की दे रखी है। गैर चालू विनियोग यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000 दे रखे हैं। व्यापारिक प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल 90,000 और अन्य चालू संपत्तियां 70,000 की आपको दे रखी है। दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन है 2 लाख का। दीर्घकालीन आयोजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख का। अल्पकालीन उधार है 20,000 और अन्य चालू दायित्व हैं आपके 60,000। ये डेटा आपको गिवन है। अब अगर सबसे पहले अनुपात की ही बात करूं कि साहब ऋण समता अनुपात, तो इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड। यहां स्टूडेंट्स आपको बार बार हम समझाते आए हैं कि जो शेयर होल्डर फंड है या जो टोटल डेप्ट है, इन दोनों की ही गणना 2 तरीके से की जा सकती है। या तो अगर लायबिलिटी साइड की पूरी सूचना दे रखी है तो आप उसके आधार पर करें, वरना आप असेट साइड से भी निकाल सकते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। यहां अगर मैं आउटसाइड लायबिलिटीज की बात करूं तो मुझे क्या क्या दे रखा है मैं आपको बताना चाहूंगा। दीर्घकालीन ऋण ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है। दीर्घकालीन आयोजन ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है। अल्पकालीन उधार ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है और अन्य चालू दायित्व ये भी एक आउटसाइड लायबिलिटी है। आइए तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो यहां पर टोटल डेप्ट या आउटसाइड लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना, लॉन्ग टर्म लोन। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न की जो सूचना है उसके अनुसार आप फॉर्मूला बनाएं। लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग प्लस अदर करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन ये आपको दे रखा है 2 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये आपको दे रखा है 1 लाख और शॉर्ट टर्म बोरोविंग ये आपको दे रखी है 20,000 और अदर करंट लायबिलिटी ये आपको दे रखी है 60,000। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 3,80,000 रुपए। 3,80,000 रुपए की आपका टोटल डेप्ट है।
अब बात करना चाहूंगा शेयर होल्डर फंड की। शेयर होल्डर फंड अगर सीधे तरीके से निकालें तो उसके लिए आपको इक्विटी शेयर चाहिए, प्रेफरेंस शेयर चाहिए, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, इस तरह की मदें चाहिए। लेकिन जब स्टूडेंट्स मैं प्रश्न को पढ़ता हूं तो यहां पर मुझे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इस तरह की मदें नहीं दे रखी हैं। तो फिर इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसे असेट साइड अप्रोच से निकाला जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज दोनों तरफ से बराबर होती हैं। यहां पर मुझे लायबिलिटीज पूरी नहीं दे रखी, केवल आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखी है, शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ है। नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको असेट्स पूरी दे रखी है। अगर आप देखेंगे तो आपकी यहां तक जो वैल्यूज हैं वो पूरी की पूरी असेट्स की। अगर इनको आप जोड़ लेते हैं तो ये बैलेंस शीट का टोटल असेट्स आपको बता देगी कि आपकी असेट्स कितनी हैं। जैसे कि 3 लाख की मूर्त संपत्तियां हैं, 2,40,000 की ये हैं और 1,60,000 इनका टोटल है। लगभग 7 लाख रुपए की कुल संपत्तियां हैं जब आप इन्हें जोड़ते हैं। और जब टोटल असेट्स 7 लाख की है तो टोटल लायबिलिटीज भी कितनी होनी चाहिए? 7 लाख। जबकि हमारे पास जो आउटसाइड लायबिलिटीज आई है वो आई है 3,80,000। इसका मतलब 7 लाख में से 3,80,000 को हम लेस कर देंगे, यानी टोटल असेट्स में से हम टोटल डेप्ट को लेस कर देंगे, तो जो बचेगा वो शेयर होल्डर फंड है। स्टूडेंट्स, ये सूत्र ऐसे हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। आपको बैलेंस शीट की नॉलेज होनी चाहिए कि बैलेंस शीट दोनों तरफ से बराबर होती है। आइए तो अब बात करते हैं टोटल असेट्स के लिए। मैंने टेंजिबल असेट्स ले ली जो कि क्वेश्चन में मुझे 3 लाख दे रखी है, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो 2,40,000 रुपए के आपको दिए हुए हैं, तो 2,40,000 ये ले लीजिए, प्लस ट्रेड रिसीवेबल जो कि आपको दे रखे हैं 90,000 ये ले लीजिए, प्लस 70,000 की अदर करंट असेट्स दे रखी है ये ले लीजिए। और इन सबको जब आप जोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो इसका टोटल आ रहा है 7 लाख। और जब टोटल असेट 7 लाख है तो लायबिलिटीज भी टोटल 7 लाख होनी चाहिए। जबकि हमें जो आउटसाइड लायबिलिटीज पता चली है, टोटल डेप्ट जो पता चले हैं वो 3,80,000 है। तो आप भी जानते हैं कि टोटल डेप्ट और शेयर होल्डर फंड मिलाकर टोटल लायबिलिटीज हो जाती है। तो शेयर होल्डर फंड और टोटल डेप्ट दोनों का टोटल 7 लाख होना चाहिए। आपको टोटल डेप्ट 380 पता है, इसका मतलब बाकी जो बचेगा वो शेयर होल्डर फंड है। तो यहां पर शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला ये बनेगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल डेप्ट। एक नया फॉर्मूला निकल कर आया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब तक शेयर होल्डर फंड में हमने इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर इस तरीके से किया है, लेकिन यहां पर वो पॉसिबल नहीं है। ये बैलेंस शीट अप्रोच से आपको इसे समझना होगा। तो टोटल असेट्स हमने कितनी मालूम की? 7 लाख। और टोटल डेप्ट हमने कितने मालूम किए? वो हमने मालूम किए 3,80,000। जब आप इसको इसमें से घटा देते हैं तो आपका शेयर होल्डर फंड निकल कर आता है 3,20,000 रुपए। अब आप आसानी से रेशोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला रेशो इन्होंने पूछा है ऋण समता अनुपात, यानी कि डेप्ट इक्विटी, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज या टोटल डेप्ट कह दीजिए, एक ही बात है, अपॉन शेयर होल्डर फंड। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो निकल कर आई है 3,80,000 और शेयर होल्डर फंड जो आपने मालूम किया है 3,20,000 और इसका जो उत्तर निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1.1875:1। ये प्रश्न का जो उत्तर है वो किताब में शायद थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में आंसर ये दिया हुआ है, तो वो जो है प्रिंटिंग मिस्टेक माने आप उसे। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये निकल कर आता है 1.1875:1। दूसरा रेशो जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है रेशो बराबर शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। तो शेयर होल्डर फंड कितना है? 3,20,000 और टोटल असेट्स कितनी है? 7 लाख। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये उत्तर निकल कर आता है 0.457
अनुपात 1, यानी लगभग 0.45 या 0.46 के आसपास। तीसरा रेशो जो कि प्रोप्राइटरी रेशो से मिलकर ही बनता, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो इज इक्वल टू टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज या टोटल डेब्ट कह दीजिए अपॉन टोटल असेट्स। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज जो कि 3,80,000, टोटल असेट्स 7,00,000, 0.543:1, लगभग इतना उत्तर निकल कर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो प्रोप्राइटरी रेशो है वो 0.45 के आसपास है, तो ये जो है वो 0.5455 के आसपास होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों का योग मिलाकर 1 होता है। तो आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 4, निम्न विवरणों से प्रारंभिक स्कंध, ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्कंध, क्लोजिंग स्टॉक और व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की गणना आपको करनी है। 3 चीजें आपको निकालनी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और साथ ही साथ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। परिचालन क्रियाओं से आगम की लागत, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,00,000, सकल लाभ विक्रय पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, यह जरूर देख लें कि लाभ की दर काय पर दी गई है, लागत पर दी गई है या विक्रय पर दी गई है। तो यहां पर लाभ की दर विक्रय पर दी गई है और आपके पास उपलब्ध जो है वो है लागत, इसलिए दर की कैलकुलेशन सिंपल नहीं है। स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशो आपको 5 टाइम्स दिया हुआ है। अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद से 32,000 रुपए ज्यादा है, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 32,000 रुपीज ज्यादा है। प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य 50,000 है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000 है और अंतिम व्यापारिक प्राप्य प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य से 1.5 गुना है। हम अगर क्वेश्चन पर फोकस करें तो हमें 3 चीजें निकालनी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और साथ ही साथ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपको स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इसकी सहायता से निकलेंगे। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखी है 4,00,000, इसकी सहायता से अगर आप ध्यान देंगे तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। तो आपको स्टॉक टर्नओवर दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, तो आपको पहले निकलेगा एवरेज स्टॉक, फिर एवरेज स्टॉक की सहायता से निकलेंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए पहले यहां तक की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला जो होता है वो आपके सामने है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। आपको आंसर इसका दिया हुआ है 5 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दी गई है 4,00,000, एवरेज स्टॉक आपको नहीं दिया है, तो आप इसे लिखें एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक तो तभी निकल सकता है जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो, जबकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो आपका आता है 5 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 4 लाख। अब एवरेज स्टॉक निकाल लें। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 5। तो आपका एवरेज स्टॉक जो निकल कर आता है वो आता है 80,000 रुपए, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़कर अगर उसमें 2 का भाग देते हैं तो वो निकल कर आता है 80,000 रुपए। अब यहां पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग का रिलेशन दिया गया है वो ये दिया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 32,000 रुपए ज्यादा है। तो आइए इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। एवरेज स्टॉक अब आपको पता चल चुका है 80,000 रुपए है। ना आपको ओपनिंग पता है ना आपको क्लोजिंग पता है, लेकिन आपको इन दोनों के बीच का कनेक्शन पता है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये इस ओपनिंग स्टॉक से 32,000 रुपए ज्यादा है। आइए तो इसे कैसे हल करेंगे।
80,000 एवरेज स्टॉक आपको दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक को हम x मान लेते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा x प्लस 32,000। बोलिए, ओपनिंग x तो क्लोजिंग उससे 32,000 ज्यादा है, अपॉन 2। इसे जब हम हल करते हैं तो 2x प्लस 32,000 इज इक्वल टू 1,60,000। 2x 1,60,000 माइनस 32,000, 2x ये हो गया आपका 1,28,000। x बराबर 1,28,000 भाग 2 तो निकल कर आता है 64,000। ये 64,000 क्या हो गया? ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक को यहां पर x एज्यूम किया है। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है आपके ओपनिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है? 32,000 ज्यादा है। तो आपका ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आया? 64,000 प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे? 32,000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 96,000। और अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को आप चेक करना चाहें स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि आपका एवरेज स्टॉक जो है वो 80,000 आना चाहिए। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 96,000 है और आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो 64,000 है। दोनों को जोड़कर एवरेज निकाल कर देख लें, 80,000 ही आएगा। अब बात करें तो प्रश्न में और क्या क्या पूछा है इन्होंने। हमने ओपनिंग स्टॉक निकाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया। अब हमें चाहिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब अगर यहां बात की जाए तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में नहीं है, उसको कैसे निकालना है वो एक समझने वाली बात है। तो यहां अगर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है और सकल लाभ की दर 20%। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ना होगा, तो उससे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलकर आ जाएगा। अब अगर यहां पर सकल लाभ निकालेंगे कैसे? आपकी पूरी संभावना है कि आप 4 लाख इंटू 20/100 करेंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि जो 4 लाख है वो लागत है और जो 20% विक्रय पर दर दी गई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन को कैसे हल करना चाहिए मैं आपको बता दूं। पहले हम निकाल लेते हैं सकल लाभ। आइए यहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा, माना विक्रय मूल्य है 100 तो लाभ 20, तो लागत होगी स्टूडेंट्स 80। तो अब अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपके पास लागत है कितनी? 4 लाख इंटू 20/100 नहीं बल्कि 20/80। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज समान रखी जाती है। 4 लाख क्या है? लागत, और 80 भी क्या है? लागत। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है 1 लाख। अब आपको पता चल चुका है कि आपका जीपी 1 लाख रुपए है और आप टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख प्लस 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका टोटल आता है 5 लाख। लेकिन अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का जो फॉर्मूला है वो है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और यहां पर जो 5 लाख है वो क्रेडिट रेवेन्यू ना होकर टोटल रेवेन्यू है। लेकिन जिन प्रश्नों में क्रेडिट रेवेन्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता वहां पर हम टोटल रेवेन्यू को ही क्रेडिट रेवेन्यू की तरह ट्रीट करते हैं। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आ गया, अब हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 50,000, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें नहीं दिए हैं, लेकिन उसका कनेक्शन हमें दिया है। और वो कनेक्शन हमें क्या दे रखा है
कि जो प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य है वो 50,000 है और अंतिम व्यापारिक प्राप्य प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य का 1.5 गुना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैसे हैं? ओपनिंग का 1.5 गुना है। तो पहले क्लोजिंग निकालिए, ये आता है 75,000। अब इसे एवरेज की जगह रख दीजिए। $62,500 आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। अब निकालते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्योंकि अब आपके पास नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, जो आपने ये मालूम की है जो टोटल रेवेन्यू है वही क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी, और आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी है जो कि है 62,500। तो 5 लाख बटा 62,500, और जब आप इसे हल करते हैं स्टूडेंट्स तो ये निकल कर आता है 8 टाइम्स, 8 बार आपके देनदार जो हैं वो रोकड़ में परिवर्तित हो जाएंगे। दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये आपका प्रश्न संख्या 4 पूरा हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। निम्नलिखित से व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात एवं औसत संग्रहण अवधि की गणना कीजिए। आपको दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और दूसरा आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। वर्ष में परिचालन से कुल आगम, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,23,000, कुल आगम का 50% नगद परिचालन आगम यानी कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो 50% है। प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य 50,000 है। व्यापारिक प्राप्य से नकद प्राप्ति जो हुई है वो 3,76,500 है। देनदारों को बट्टा दिया 15,000। उधार परिचालन आगम से वापसी हुई है 10,000। अब आपको इन दोनों के लिए ही मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक तो चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे वो बात करना चाहेंगे। टोटल रेवेन्यू आपको 8,23,000 दे रखा है, उसमें से 50% कैश है, उसे अलग कर देंगे, उसे लेस कर देंगे, और साथ ही साथ आपको 10,000 रुपए की सेल्स रिटर्न दे रखी है, उसे भी लेस कर देंगे। तो आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो मालूम चल जाएगा। तो 8,23,000 माइनस 4,11,500, ये कहां से आए स्टूडेंट्स? ये आए इसका 50%, जस्ट इसका आधा, क्योंकि 50% है, और सेल्स रिटर्न आपको दे रखी है 10,000। तो आपकी जो सेल्स बचती है नेट क्रेडिट वो बचती है 4,01,500 रुपए। ये तो हुई आपकी, क्योंकि जो मेन फॉर्मूला है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो हमने नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला? जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से एक तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो अलग करना ही करना है, और साथ ही साथ आपको दे रखी सेल्स रिटर्न वो भी आपको लेस करनी है। कैश रेवेन्यू कैसे निकाली? कैश रेवेन्यू 8,23,000 का 50%, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। अब बात करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। लेकिन जब मैं प्रश्न को पढ़ता हूं स्टूडेंट्स तो केवल मुझे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 50,000, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की कोई सूचना नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, केवल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो तो क्वेश्चन पॉसिबल है, उसे हल किया जा सकता है, लेकिन अगर केवल ओपनिंग हो तो उसे हल नहीं किया जा सकता। पहले आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल किसी ना किसी तरीके से फाइंड आउट करने ही होंगे। तो यहां हम बात करते हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होते क्या है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। वह राशि जो साल के अंत में देनदारों से लेना बाकी है वो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है। तो वो हमें कैसे पता चले? उसके लिए हम एक गणितीय सूत्र बनाते हैं जिसे हम साधारण तरीके से समझते हैं कि हमारे देनदार 50,000 साल के शुरू में थे। उसके बाद में हमने जो उधार माल बेचा 4,11,500 का हमने उधार बेचा, क्योंकि 50% नगद और 50% उधार, वो हमें इसमें जोड़ देना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि जो साल के शुरू में थे वो और इस साल जो उधार बेचा वो कुल मिलाकर कितना पैसा हमें देनदारों से लेना है। उसके बाद में हमें जो देनदारों से प्राप्त हुआ वो हमें उसमें से लेस कर देना चाहिए।
देनदारों को जो हमने बट्टा दिया वो हमें लेस कर देना चाहिए, और देनदारों ने जो माल हमें वापस लौटाया वो हमें लेस कर देना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि अभी भी हमारे देनदारों में कितनी रकम बाकी है। एक बार फिर से सुने, 50,000 का जो ओपनिंग देनदार है उसमें हमें 4,11,500 की जो उधार बिक्री है वो जोड़ देनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि साल के शुरू से लेकर साल के अंत तक हमें देनदारों से कुल कितनी रकम वसूल करनी है। उसमें से जो रकम वसूल हो गई उसे घटा दे, जो देनदारों को हमने बट्टा दिया उसे घटा दे, और साथ ही साथ जो देनदारों ने माल वापस किया अगर उसे घटा दे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे देनदारों के पास कितनी रकम अब साल के अंत में शेष बाकी है। तो क्या फॉर्मूला बना, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स माइनस डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स और माइनस सेल्स रिटर्न। आइए तो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए, इसका फॉर्मूला हमने बना रखा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, कितना 50,000 प्लस क्रेडिट 4,11,500 माइनस कितना कैश रिसीव्ड हुआ है, कैश रिसीव्ड हुआ है 3,76,500 माइनस डिस्काउंट 15,000 माइनस 10,000 जो सेल्स रिटर्न है। ₹60,000 आपके क्लोजिंग देनदार निकल कर आते हैं। एक बार फिर से समझ लें, जो ओपनिंग देनदार है उसमें जो उधार बिक्री हमने की है उन दोनों को जोड़ा है, देनदारों से जितना हमें वसूल हो गया वो हमने लेस किया है, जितना हमने उन्हें डिस्काउंट दिया वो लेस किया है, और जितनी उन्होंने विक्रय वापसी की वो लेस की है। तो ये जो बैलेंस निकल कर आया, क्या निकल कर आया है, जो वर्ष के अंत में देनदारों से लेना बाकी है, और वो ही क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है। आइए अब एवरेज की गणना कर लेते हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 अपॉन 2, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये निकल कर आता है 55,000, 55,000 आपका निकल कर आता है। आइए अब इसे हल कर लेते हैं। किस तरीके से, मैन फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, 4,01,500 बटा 55,000, 7.3 टाइम्स, 7.3 बार आपका देनदार आवर्त अनुपात होगा। और इन्होंने क्या पूछा है, एक तो इन्होंने पूछा है व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, और एक इन्होंने पूछी है औसत संग्रहण अवधि। औसत संग्रहण अवधि के दो फॉर्मूले हैं, या तो आप इस फॉर्मूले को ही उल्टा कर दें, जो यहां फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूले को उल्टा कर इंटू 365 कर दें, या अगर आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर ज्ञात किया है तो फिर इसका फॉर्मूला है डेज इन अ ईयर या मंथ इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो हमने कैलकुलेट किया है, हमें 365 में इसका डिवाइड करना होगा। आइए तो ये भी निकाल लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसका फॉर्मूला होता है डेज इन अ ईयर या मंथ इन अ ईयर, तो यहाँ पर डेज इन अ ईयर लिखेंगे, वो भी मैंने समझा है कि कब डेज रखने और कब मंथ रखने। डेज इन अ ईयर जो कि है 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर 7.3 आपका इसका टर्नओवर निकल कर आया है। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये पूरा 50 दिन निकल कर आता है, यानी एक बार देनदार को उधार बिक्री करने के बाद वो लगभग 50 दिनों में पैसा देते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, परिचालन से नकद आगम 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी जो कैश सेल है वो टोटल रेवेन्यू का, टोटल सेल का 40% है। कुल क्रय 13,50,000 है, परचेज 13,50,000 है। परिचालन से आगम उधार यानी जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 9 लाख। प्रारंभिक स्कंद से अंतिम स्कंद का आधिक्य 75,000, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 75,000 रुपए ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू
100। सबसे बड़ी बात यहां पर टोटल रेवेन्यू नहीं दे रखा है, केवल आपको क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 9 लाख, और कैश रेवेन्यू जो है वो 40% है टोटल रेवेन्यू का, लेकिन टोटल रेवेन्यू अवेलेबल नहीं है। तो पहली बात तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे। दूसरी बात मैं बात करना चाहूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, क्योंकि जब टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लेस करते हैं तब जाकर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं तो उसके दो फॉर्मूले हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यदि ओपनिंग क्लोजिंग ना देकर उसका अंतर दे तो आपको देखना होगा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो यहां पर स्टॉक इंक्रीज हुआ है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, और जब स्टॉक इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करते समय लेस करते हैं, और जब स्टॉक डिक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालते समय ऐड करते हैं। ये सारी बातें पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस की है। तो यहां पर सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें परचेज दिया हुआ है 13,50,000, और इसमें से अगर हम इंक्रीज इन इन्वेंट्री घटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस आपको दे रखा है और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13,50,000 माइनस 75,000, और जब इसे हल करते हैं तो ये निकल कर आता है 12,75,000। अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल चुका है 12,75,000। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है कि हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो आपको पता चल गया है, लेकिन आपके पास यहां पर टोटल रेवेन्यू नहीं है। अब टोटल रेवेन्यू को कैसे निकालेंगे उसके लिए गौर करें जरा। आपको यहां पर कैश रेवेन्यू इन परसेंटेज है 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू, और क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू आपको गिवन है 9 लाख। अब इससे टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखें। माना टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 100, कैश रेवेन्यू 40, तो क्रेडिट रेवेन्यू 60। अब क्रेडिट रेवेन्यू आपके पास इन रेवेन्यू है, जब क्रेडिट रेवेन्यू 60 है तो कैश रेवेन्यू 40 है, तो जब क्रेडिट रेवेन्यू 9 लाख है तो कैश रेवेन्यू होगा, तो यहां पर कैश रेवेन्यू इज इक्वल टू 9 लाख इंटू 40/60, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है 6 लाख। अब आपको इसको किस में बदलना है, टोटल रेवेन्यू में। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू कितनी मालूम की, 6 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू 9 लाख, टोटल 15 लाख। टोटल रेवेन्यू अब आपको पता चल चुका है। अब आप बहुत आसानी से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 15 लाख माइनस 12,75,000, $2,25,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 2,25,000। अब बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, 2,25,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100, सकल लाभ अनुपात निकल कर आता है 15%। तो आज के वीडियो में हमने हल किए हैं अंकित प्रश्न 1 से 6। अगले वीडियो में हम लेकर आते हैं आपके बाकी बचे हुए अंकित प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।